ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਵੱਜਾ ਮੋੜੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ तीन आतंकी थे, तीनों ही मार दिए गए हैं। 27 जुलाई की सुबह पंजाब के दीनानगर में हुए आतंकी हमले से निपटने के लिए सभी तैयार थे। गृह मंत्रालय ने पेशकश की कि वो एनएसजी के जवान भेजें, वेस्टर्न आर्मी के आर्मी कमांडर ने अपने जवान भेजे, क्विक रिएक्शन टीम तैनात की गई, लेकिन पंजाब के डीजीपी ने कहा कि नहीं, हमला हमारे इलाके में हुआ है, हम ही संभालेंगे। पंजाब पुलिस की स्वेट टीम ने किया, स्वेट के टीम आई थी, वो पीएपी की टीम है, पर पंजाब पुलिस के बॉर्डर जोन, पूरे बॉर्डर जोन के जवान और अफसर सुबह 6 बजे से उचित कार्रवाई पे लगे हुए थे। ये रल मिल के सारों ने किया। डीजीपी सुमेध सिंह सैनी अगर ऐसा नहीं कहते तो मुमकिन है इन जाबाजों से अभी हमारा परिचय ही नहीं होता। और मुश्किलें तो चलो थोड़ी बहुत आती रहती हैं सर। हमें मतलब पहले ये कंफर्म नहीं था कितने आदमी हैं, बाद में ये कंफर्म हो गया हमें, और उसके बाद हमने अपना ऑपरेशन शुरू किया और कंप्लीट हुआ। कामयाबी किस तरह से मिली? कामयाबी तो सर सुबह से लगे हुए थे, अब हमें कामयाबी मिली। मिलिए पंजाब पुलिस की स्वॉट टीम से। युद्ध कला में पारंगत, निशानेबाजी के महारथी, हुनरबाज, जंगबाज, जीतबाज। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। सिचुएशन के हिसाब से जिसको जो बेटर लगा उसने वो ऑपरेशन किया, और आपको पता ही है फिर बाकी। इट इज जस्ट फॉर द सर्विस ऑफ नेशन। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने हट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। श्वेत पत्र में हम आज आपको हिंदुस्तानी सुरक्षा बलों के ऐसे ही कमाल के दस्तों से रूबरू कराएंगे। इस सवाल का जवाब तलाशेंगे कि क्या पंजाब पुलिस का सेना से मदद न लेने का फैसला सही था? क्या ये राज्यों की शक्ति का संकेत है? श्वेत पत्र में पड़ताल ये भी होगी कि अमेरिकी नेवी सील, इंग्लैंड के एसएएस के बीच हिंदुस्तान के कमांडो दस्ते कितने ताकतवर हैं। पर पहले पंजाब में जाबाजी की ये कहानी। जम्मू पंजाब हाईवे पर कोहराम मचाने के बाद 3 आतंकी दीनानगर के पुलिस थाने में गोलियां बरसाते हुए दाखिल हुए। पुलिस बल ने मोर्चा तो संभाला, लेकिन अमृतसर के एनएसजी सेंटर में ट्रेनिंग कर रही स्वॉट यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम को फौरन खबर की गई। आदेश मिलने के 1 घंटे के भीतर 28 जवानों की ये टीम दीनानगर में थी। फिर तो पुलिस थाने की जिस पुरानी इमारत में आतंकी घात लगाए बैठे थे, वही उनकी कब्र बन गई।
ये पंजाब आर्म्ड पुलिस की स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम है, जिसे खास कमांडो ट्रेनिंग हासिल है, खास एंटी टेरर ट्रेनिंग हासिल है। ये आम दिन की पुलिसिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि इसी तरीके से जहां पर अदम्य साहस बहादुरी की अपेक्षा की जाती है, जरूरत हो जाती है, जिस तरह की रणनीतियां हैं उनकी जरूरत होती है, वहां इनकी आवश्यकता होती है। और जब इस पूरे ऑपरेशन को खत्म करके वो नारे लगे थे, उस वक्त हर एक हिंदुस्तानी का दिल गर्व से भर उठा था। स्वॉट टीम के मोर्चा संभालने के बाद एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। दोपहर करीब 4:15 बजे तीनों आतंकियों की मौत के साथ ही ऑपरेशन खत्म हो गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सेना स्टैंड बाय पर थी और पंजाब पुलिस के जवानों ने ही अपने दम पर इस चुनौती को पूरा कर लिया था। पंजाब के उदाहरण ने एक नई तस्वीर पेश की है। ये आत्मविश्वास को भरपूर तरीके से बयान करता है कि यद्यपि सेना उपलब्ध थी, लेकिन आपका आत्मविश्वास, पंजाब पुलिस का आत्मविश्वास इतना परिपक्व और परिपूर्ण था कि इन्होंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी और मुठभेड़ को कामयाबी तक पहुंचाया। पंजाब में मैंने देखा था कि सारे केंद्रीय बल थे, इंडियन आर्मी भी थी, पर पंजाब में जब समस्या का समाधान तब से शुरू हुआ जब पंजाब पुलिस खुद आगे बढ़ के आतंकवादियों से मोर्चा लेने लगी, लोहा लेने लगी। आम बोलचाल की भाषा में स्वॉट का अर्थ होता है किसी को कुचल कर मार देना। पुलिसिया दस्ता काम तो यही करता है, लेकिन मतलब थोड़ा सा अलग है। एस से स्पेशलाइज्ड यानी विशेष, W से वेपन यानी हथियार और T से टैक्टिक्स यानी रणनीति। कुल मिलाकर एक ऐसा दस्ता जिसके हथियारों से लेकर रणनीति तक इतने खास और घातक होते हैं कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। इसकी शुरुआत तो असल में कन्वेंशनल फोर्सेस के साथ थी। उसका मतलब ही यही था कि स्पेशल खासियत उन फोर्सेस की ट्रेनिंग के मामले में, इक्विपमेंट, और इस सिर्फ इक्विपमेंट और ट्रेनिंग के बावजूद के इसके अलग से एटीट्यूड और जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर स्पेशलिटी थी। अति प्रशिक्षित युवा कमांडोज, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स ग्रुप को हम स्वैट कहते हैं। ये पूरी तरीके से जैसे हमारी NSG है, जैसे हमारी SPG है और इस तरीके की एलीट फोर्सेस हैं, प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक प्रांत में स्वैट का गठन किया जाना चाहिए था। पुलिस के ये कमांडो खास इस बल के लिए पुलिस कर्मियों में से ही चुने जाते हैं। ये 100% वॉलंटियर फोर्स है और कठिन इतना कि अगर 50 इसे चुनते हैं तो केवल 15 ट्रेनिंग पूरी कर पाते हैं। शारीरिक क्षमता, फिटनेस, दिमाग की तेजी और टीम स्पिरिट अनिवार्य है। दुनिया में स्वॉट दस्तों की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। इसकी एक बड़ी वजह थी 1972 म्यूनिक ओलंपिक का बंधक संकट, जब कत्लेआम के जवाब में सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया हल्की मानी गई थी। सेना में स्वॉट ट्रेनिंग की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, जब स्पेशल एयर सर्विस यानी SAS का गठन हुआ, और पुलिस बल में स्वॉट की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। इनका इस्तेमाल अधिकतर ऐसे इलाकों में किया जाता जब हथियारबंद अपराधी भारी आबादी वाले इलाके में जा छिपते और बंदूकों की जान का खतरा रहता। हिंदुस्तान में इसे आने में वक्त लगा। सेना के लिहाज से तो प्रयोग फिर भी हुए, पुलिस बल को भारी शस्त्र देने में हिचकिचाहट रही। सोचिए कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए सैन्य हथियारों की क्या जरूरत। लेकिन पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों ने सोच बदल दी। उनके सोफिस्टिकेटेड हथियार मौत बरसाते थे। पुलिस बल का सैन्यकरण जरूरी हो गया और 80 के दशक में पंजाब आर्म्ड पुलिस के 5 कमांडो बटालियन तैयार किए गए। और मैं नहीं समझता कि ये अच्छा तौर तरीका होगा, अच्छी पॉलिसी होगी कि पुलिस को कंप्लीटली मिलिट्री बना दें। कोई भी समस्या होती है उसको पहले नरम हाथों से काबू में लाने के प्रयत्न होने चाहिए, पॉलिटिकली, सोशली, लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी, और उसके बाद जब
समस्या काबू में नहीं आती, तब मिलिट्री का बल यूज़ करना अनिवार्य हो जाता है। अब हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में आर्म्ड पुलिस के स्पेशल दस्ते हैं। बिहार मिलिट्री पुलिस जो अधिकतर नक्सलियों से निपटने में लगती है, मध्य प्रदेश स्पेशल आर्म्ड पुलिस जो शुरुआत में डकैतों से निपटती थी और अब कानून व्यवस्था संभालती है। इसी तरह से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है। 26/11 के बाद मुंबई में एंटी टेरर फोर्स 1 कमांडोज का दस्ता तैयार किया गया। पंजाब का स्वॉट दस्ता पंजाब आर्म्ड पुलिस के तहत है। दिल्ली में भी स्वॉट दस्ता है जो 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों से पहले गठित किया गया था। दिल्ली की स्वॉट टीम मल्टी स्टोरी इमारतों से लेकर मेट्रो के टनल तक में ऑपरेशन चलाने में सक्षम है। दिल्ली के मिस्टर श्रीवास्तव हैं, स्पेशल कमिश्नर पुलिस, जो कि स्पेशल सेल के इंचार्ज हैं। उनके इंटरेस्ट से दिल्ली पुलिस की स्वैट टीम यहाँ पर ट्रेनिंग करने आई और उनको भी इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तरह पूरी ट्रेनिंग दी गई है और वो भी काफ़ी हाई लेवल एफिशिएंसी लेवल पर है। अभी दुनिया भर में मशहूर है अमेरिका की नेवी सील। नेवी सील उपयोग करती है डबल टैप का, यानी कि 2 गोलियां और काम खत्म। अब दिल्ली स्वॉट के बारे में सुनिए। इनका नारा है 1 शॉट 1 किल, यानी कि एक गोली में ही काम तमाम हो जाए। इसके लिए कितनी सटीक ट्रेनिंग होगी, कितना गहन अभ्यास होगा, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पुलिस की स्वॉट टीमों की ट्रेनिंग भी अलग होती है। इन्हें काउंटर टेरर की खास ट्रेनिंग दी जाती है। मसलन अगर लोगों को बंधक बना लिया जाए तो कम से कम क्षति यानी नुकसान के साथ कैसे उन्हें छुड़ाया जाए, विस्फोटक को डिफ्यूज कैसे किया जाए, सैन्य सर्वेक्षण यानी रिकॉनेसांस, प्राप्त जानकारी के आधार पर जल्द से जल्द मैप बनाना, किसी भी घटना स्थल पर पहुंचने के 10 मिनट के भीतर आक्रमण करना। चुने गए जवानों को पहले 3 महीने शुरुआती ट्रेनिंग दी जाती है, फिर 10 महीने स्वॉट की खास ट्रेनिंग। जो जिम्मेदारी स्वॉट टीम उठा सकती है वो आम पुलिस वालों के बस की बात ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज जो है, जो स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में आमतौर पे होती है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि आप सिर्फ एक बने हुए ड्रिल या बने हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक ना फंक्शन करें, मगर हालत के मुताबिक आप अपने टैक्टिक्स को, अपने एटीट्यूड को, ऑपरेशंस को अपनाएं। हर दस्ते में कम से कम 20 से 30 कमांडो हमेशा अटैक के लिए तैयार स्थिति में रहते हैं। दिल्ली जैसे शहर में उनकी तैनाती कुछ इस अंदाज में की जाती है कि वो किसी भी जगह 20 मिनट के भीतर पहुंच सके। एक सामान्य हिट टीम में एक टीम लीडर, 2 टोही अफसर, एक कम्युनिकेशन यानी बातचीत का स्पेशलिस्ट, 2 शार्प शूटर और 1 डॉक्टर होता है। एक कमांडो के पास AK-47 राइफल या MP5 सब मशीन गन रहता है, जिसमें कम से कम 4 मैगजीन होती है। एक मैगजीन में 30 गोलियां रहती हैं। एक ग्लॉक 17 या ग्लॉक 26 पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, वायरलेस सेट, 20 मीटर की नायलॉन की रस्सी, पेंसिल टॉर्च, बुलेट प्रूफ हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, फ्लेम टॉर्च और खंजर से भी कमांडो लैस होता है। साथ ही खास घुटने और कोहनियों के पैड, ताकि गुप्त आक्रमण करने में वो सक्षम रहे। कौन सा हथियार बेहतर है, कौन सा हथियार खराब है, एक दूसरे की तुलना वो उसके रोल पर डिपेंड करता है। तो ये जो स्वैट के पास जो हथियार आने वाले हैं वो अति आधुनिक होंगे और छोटे नफरी में होंगे, कुछ 500, 1000, 2000 ऐसे। पंजाब और दिल्ली की स्वॉट टीमों की ट्रेनिंग इजराइल के घातक मोसाद के साथ हुई, जहां वो क्राव मागा नाम के एक मार्शल आर्ट में पारंगत होते हैं, जिसमें हाथापाई की खतरनाक तकनीक सिखाई जाती है। चूंकि आतंकियों के हमले का तरीका बदलता रहा है, इसीलिए स्वॉट टीमों की ट्रेनिंग का तरीका भी वक्त वक्त पर बदला जाता है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि दरअसल अगर राज्यों के पास ऐसा दस्ता है तो फिर हर बार हर जगह केंद्रीय दस्तों का इंतजार क्यों किया जाता है। क्या मुंबई में 26/11 के हमले इसी इंतजार का शिकार हुए थे? दुनिया में आतंक का चेहरा वक्त के साथ और खतरनाक और खौफनाक होता जा रहा है। जिस बंधक संकट से निपटने के लिए खास तौर से स्वॉट ट्रेनिंग दी जाती है, यानी उसमें भी बदलाव की जरूरत वक्त वक्त पर होती रहती है। दरअसल बहुत जरूरी होता है कि इस ट्रेनिंग में जिस तेजी को शामिल किया जाता है, जिस तरीके से कहीं भी किसी भी जगह पर पहुंचते ही ये जवान तैयार रहते हैं किसी भी तरीके की एक्शन के लिए,
क्योंकि आतंक से अगर निपटना है, आतंक के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है, अगर आज के दौर में बंधक संकट से पार पाना है, तो ये तेजी बेहद जरूरी हो जाती है। मुंबई में 26/11 के हमले के शुरुआती घंटों में महाराष्ट्र पुलिस के एसीपी विश्वास नागरे पाटिल लगातार पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाते रहे कि उन्हें ताज होटल में कार्रवाई की इजाजत मिले। उस वक्त चारों आतंकी एक ही कमरे में थे और एक ग्रेनेड उनके मंसूबों पर पानी फेर सकता था। पाटिल को इजाजत नहीं मिली। इंतजार किया गया मार्कोस यानी भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज और एनएसजी के आने का। तो अगर आप सिचुएशन को बिना असेस किए अंदर जाते हो तो वो घातक भी हो सकती है। आप कितने आदमी अंदर भेजोगे जब आपको अंदर मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ बैठे हैं, कितने लोग हैं, उनके पास में किस तरह के वेपन्स हैं, या वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, या क्या प्लान है उनका। तो ये दोनों ही तरफ से काम करता है। नागरे पाटिल ने अपनी तरफ से बहादुरी दिखाई, लेकिन जब एक एस्टेब्लिशमेंट को ये निर्णय लेना पड़ता है कि आपको कितना फोर्स अंदर भेजना है, उसके लिए कुछ तो आपके पास में डेटा होना चाहिए। 26/11 का वो ऑपरेशन करीब 3 दिन तक चला था। ये सच है कि इस पैमाने का ऑपरेशन केवल स्थानीय बल के दम पर मुमकिन नहीं था। फिर भी कहना मुश्किल है कि अगर एसीपी नागरे की बात मान ली गई होती तो नतीजा क्या होता। ताज होटल और ओबरॉय ट्राइडेंट क्या जो मेकअप था, जो बिल्डिंग्स थी, कितने फ्लोर हैं, कितनी लिफ्ट्स हैं, किस प्रकार से कितने फ्लोर्स के ऊपर कितने कमरे हैं, किस तरीके के कमरे हैं, इसके बारे में खबर नहीं थी उस वक्त। तब से हमने ये सबक सीखा है और अब मुझे कोई शक नहीं कि हमारी स्पेशल फोर्सेस जो हैं, जहां पर भी स्वैट टीम्स हैं, इस तरह की खबर और अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही इस तरह की खबर जो है उसको बढ़ाती रहती हैं, ताकि आपका जो रिएक्शन टाइम है वो कम से कम हो। 26/11 के बाद मुंबई ने एक खास फोर्स तैयार की, फोर्स 1 कमांडो। इसे एनएसजी की तर्ज पर तैयार किया गया। इसकी भूमिका है मुंबई को आतंकी हमलों से बचाना। कहते हैं इस दस्ते का रिस्पॉन्स टाइम यानी प्रतिक्रिया का वक्त दुनिया में सबसे कम है। ये किसी भी आतंकी हमले की सूरत में 15 मिनट में पलटवार कर सकते हैं। गुरुवार को याकूब मेमन को दफनाने से पहले फोर्स 1 को तैनात किया गया था। देखिए, एनएसजी जो थी, जिस स्तर पे एनएसजी पूरे देश में काम करती है, उसी की धरती पे फोर्स 1 स्टेट के लिए तैयार की गई। जो काम एनएसजी करती है वही काम स्टेट लेवल पे फोर्स 1 करती है। मुंबई हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहा है। इसी वजह से वहां आतंक से लड़ने की ट्रेनिंग को तवज्जो भी दी गई है। लेकिन जरूरी ये भी है कि वक्त आने पर उस ट्रेनिंग पर भरोसा दिखाया जाए। स्वैट है वो ताकत से काम नहीं लेता, वो सूझबूझ से काम लेता है। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये फिजिकल ट्रेनिंग तो है ही, थोड़ा होगा, पर ज़्यादा ये मानसिक ट्रेनिंग है। स्थानीय फोर्स अगर हथियारों और रणनीति से पूरी तरह लैस हो तो रिएक्शन का वक्त बेहद कम हो जाता है, क्योंकि लाजमी है उन्हें घटनास्थल पर पहुंचने में कम वक्त लगेगा। ऐसे में कोई वजह नहीं कि पहला कदम उठाने के लिए सेना या अर्धसैनिक बलों का इंतजार किया जाए। इस तरह के ऑपरेशन में एक एक पल अहम होता है। साथ ही इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि स्थानीय बल को जगह की बेहतर जानकारी होती है। स्थानीय होने के नाते उन्हें उस जगह की चुनौतियां भी मालूम होती हैं। आतंक की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका छवि की भी होती है। आतंकी अधिकतर उस इलाके को चुनते हैं जिसे भेदना आसान हो, जहां सुरक्षा में लापरवाही दिखे, जहां पलटवार में झिझक हो। इन कमियों को दूर किया जाए तो मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल होती है। हिंदुस्तान दुनिया में आतंकवाद से प्रभावित देशों में 6ठे नंबर पर आता है। त्रासदी ये है कि 1 से 5 नंबर तक जो देश हैं उन्हें वॉर जोन यानी युद्ध क्षेत्र माना जाता है। 2012, 13 और 14 में यही रहा है हिंदुस्तान का पायदान। हां, इतना सच जरूर है कि अंकों में दशमलव का फर्क आया है। साल 2000 के बाद दुनिया में आतंकवादी गतिविधियों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में 5 गुना इजाफा हुआ।
हालांकि आतंकी हमलों में मरने वाले 82% लोग दुनिया के 5 देशों में रहते हैं: इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया और सीरिया। भारत इनसे एक ही पायदान नीचे है, लेकिन आतंकी हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में जमीन आसमान का फासला है। भारत में ये 2.2% है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान के आंकड़ों में सरहद पार से प्रायोजित आतंकवाद से लेकर नक्सल आतंक शामिल है। 2012 से 13 के बीच हिंदुस्तान में आतंकी घटनाओं में 70% इजाफा हुआ। एक ही साल में 55 अधिक हमले हुए। तकरीबन 43 आतंकी समूह हिंदुस्तान में सक्रिय रहे। लेकिन भारत में जान का सबसे अधिक नुकसान नक्सली हमलों में होता है और हिंसा में जान गंवाने वालों में 1/4 संख्या पुलिस के जवानों की है। हालांकि ये जानना भी जरूरी है कि साल 2002 से 2014 के बीच आतंकी हिंसा पर लगाम भी कसी गई है। प्रतिवर्ष हमलों में जान गंवाने वालों का आंकड़ा कम हुआ है। मेरा ये अनुभव है और मैं अपने जानकारी से ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी किसी समस्या पर हम हावी तभी हो सकते हैं या उसका समाधान तभी ढूंढ सकते हैं जब राज्य की पुलिस जो है वो खुद इनिशिएटिव ले, खुद पहल करे और खुद आगे बढ़ के आतंकवादियों से, नक्सलियों से मोर्चा ले, तभी ये लड़ाई कारगर हो सकती है। नक्सलवाद में हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लीडरशिप को टैकल नहीं कर पाए। मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर कर पाएँ कि अब उतनी कैजुअलिटी नहीं होती बिकॉज अपने आप से प्रोटेक्टेड है, लेकिन 6 महीने नहीं हुई, साल नहीं हुई, लेकिन साल से पहले तो आपकी कैजुअलिटी हुई 21, 22 एक जगह कैजुअलिटी हुई। आपके लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स मारे गए और यहाँ तक नहीं, उन्होंने एक डेड बॉडी के अंदर बॉम्ब तक उठा के आपको भेज दिया। अगर 6 महीने ये नहीं होना तो आप ऐसा ना सोचें कि आप कामयाब हैं। आप मेरे हिसाब से अभी भी नाकामयाब हैं। दुनिया पर गहराते आतंकी साए के बीच आतंक से लड़ाई का पैमाना बदल गया है। विकसित देशों ने तो दशकों से अपने दस्ते तैयार कर रखे हैं। वक्त वक्त पर बदलती चुनौतियों के हिसाब से वो खुद को अपडेट और अपग्रेड करते रहते हैं। यूं तो दुनिया के स्पेशल फोर्सेस को आंकने का अलग अलग पैमाना है, लेकिन हम दुनिया के सबसे पुराने स्पेशल फोर्स से शुरुआत करते हैं। इंग्लैंड की SAS यानी स्पेशल एयर सर्विस, एक रेजिमेंट के तौर पर इसका गठन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 में हुआ था। इसने एक से बढ़कर एक कठिन ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। दुनिया की अधिकतर स्पेशल फोर्सेस इसी आधार पर बनी है। वो स्पेशल फोर्सेस में से संसार भर में सबसे पुरानी खुफिया सर्विस है और उसके 2 भाग हैं, एक स्पेशल एयर सर्विस और एक स्पेशल बोट सर्विस, यानी कि नेवी में अंडर पानी के अंदर वो कार्रवाई करते हैं। और जितने भी महत्वपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं या स्पेशल फोर्सेस की ब्रिटेन की तरफ से ऑपरेशन हुए हैं, उसमें SAS का मुख्य योगदान है। हाल के दिनों में दुनिया के सबसे सनसनीखेज ऑपरेशन से जिस दस्ते ने रुतबा कमाया है वो है US नेवी सील। जिस ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में अमेरिका ने युद्ध पर युद्ध छेड़ डाले, उसे ढूंढकर मार डालने का कारनामा किया है नेवी सील ने। इस दस्ते की खासियत है सधी हुई मानसिक शक्ति और बेजोड़ टीम स्पिरिट। माइंडसेट, उनका सोचने का तरीका ही अलग है। वो टेररिज्म को एक एनिमी के तौर पे देखते हैं और कॉस्ट की कोई उनको फिक्र नहीं पड़ती और वो ये सोचते हैं कि हमें ये टास्क दिया गया है, ये हमने पूरा करना है। और सरकार ये अश्योर कराती है कि उस टास्क के लिए आपको जो चाहिए, राइट फ्रॉम पॉलिटिकल डिसीजन, राइट फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कैपेबिलिटी, राइट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ लीडरशिप दैट यू वांट, जो भी आपको चाहिए वो हम देंगे। उसके लिए पूरे संसार में अगर माहौल क्रिएट करना तो वहां माहौल क्रिएट करके देंगे। भारत जिस आधार पर अपने कमांडो फोर्सेस का खाका तैयार कर रहा है वो है इजराइल की स्पेशल फोर्स। दुनिया के सबसे घातक काउंटर इंटेलिजेंस मोसाद के दिमाग से लैस इजरायली स्पेशल फोर्स सबसे घातक है।
इन्हें खास क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट की ट्रेनिंग हासिल है। ये दुनिया के सबसे अच्छे और हल्के हथियार और बुलेट प्रूफ इस्तेमाल करते हैं। 1972 ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकियों ने 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बनाकर उनकी बर्बर हत्या कर दी थी। मोसाद की दी जानकारी के आधार पर इस फोर्स ने चुन चुन कर आतंकियों को मौत के घाट उतारा। उनका जो मनोबल है और उनका जो इंटेलिजेंस है और उनका जो दलेरपन है, उसके मुकाबले में मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, उसके मुकाबले में शायद कोई नहीं है संसार में। यानी इस फोर्स की खासियत ये है कि ये दुनिया में जो चुनौतियां बदलती हैं आतंकवाद की, उसके हिसाब से अपने आप को ढालता है, अपने आप को अपग्रेड करता है। और हिंदुस्तान में भी जहां तक हथियार का सवाल है, ट्रेनिंग का सवाल है, टैक्टिक्स का सवाल है, इसी के आधार पर, इसी मॉडल के आधार पर उसे आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि कई जानकार इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि इन सब से एक कदम आगे है रूस का स्पेत्सनाज़। ये दुनिया के सबसे जोखिम भरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मशहूर है। बहरहाल दुनिया के स्पेशल फोर्सेस की फहरिस्त में हिंदुस्तान पीछे नहीं। भारतीय नेवी के मरीन कमांडोज से आतंकी थर-थर कांपते हैं। मार्कोस के नाम से जाने जाने वाली ये स्पेशल फोर्स यूनिट का गठन 1987 में किया गया था। इनकी ट्रेनिंग को दुनिया में सबसे कठिन माना जाता है। यूं तो ये किसी भी तरह के इलाके में ऑपरेशन करते हैं, लेकिन इनकी खासियत है समुद्री ऑपरेशन। नेवी का कमांडो दस्ता अगर मार्कोस है, तो सेना ने 1966 में पैरा कमांडोज को तैयार किया। ये दुश्मन की जमीन पे घुसकर वार करने में सक्षम है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में इनका खूब इस्तेमाल हुआ है। करगिल युद्ध में टाइगर हिल पर कब्जे में पैरा कमांडोज की भूमिका निर्णायक थी। कन्वेंशनल लड़ाई में ये तो उनकी खासियत है, मेन रोल उनका ये है। और अगर इतिहास में देखें आप तो 1971 में मेरे ख्याल में सबसे बढ़िया मिसाल जो है वो हमारे 10 स्पेशल फोर्स, उस वक्त 10 पैरा कमांडो कहते थे उनको, उन्होंने एक पूरा ऑपरेशन जो है रेगिस्तान में किया था। वायुसेना का कमांडो दस्ता कहलाता है गरुड़। 2004 में इसका गठन किया गया। किसी भी स्पेशल फोर्स के लिए दी जाने वाली ट्रेनिंग अवधि के मामले में गरुड़ कमांडोज सबसे आगे हैं। एक गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग में 3 साल का वक्त लगता है। इनकी जिम्मेदारी में शामिल है एयरफोर्स बेस की सुरक्षा, आपदा के दौरान कठिन बचाव कार्य और एयर ऑपरेशन को सपोर्ट करना। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ का कमांडो दस्ता है कोबरा। इसे नक्सलियों से निपटने के लिए खड़ा किया गया था। ये गुरिल्ला युद्ध में पारंगत है। 2008 में शुरुआत के बाद से इन्होंने काफी सफलता हासिल की है। कोबरा फोर्सेस जो हैं वो प्राइमरीली बनाई गई हैं फॉर काउंटर नक्सलाइट ऑपरेशंस और जंगल में काम करने के लिए, कुछ अर्बन एरियाज में काम करने के लिए। और वहाँ की थ्रेट बड़ी गंभीर किस्म की थ्रेट है इन इलाकों में, और सीआरपीएफ बहुत मुश्किल काम कर रही है वहाँ पर, और उसके लिए उन्होंने सिलेक्ट करके अपने जवान और ये कोबरा फोर्स बनाई है। जैसे बाकी आपकी फोर्सेस होती हैं काउंटर इंसर्जेंसी के लिए या काउंटर टेररिज्म के लिए जो होती हैं, उसी तकरीबन उसी पैटर्न के ऊपर बनाई है, और उनके पास अच्छा इक्विपमेंट आया है। कहते हैं एक तरफ होती है ट्रेनिंग और हथियार, दूसरी तरफ जांबाजी। दुनिया भर की ट्रेनिंग बहादुरी नहीं सिखा सकती, न ही सर्वश्रेष्ठ हथियार उन्हें चलाने का दम देते हैं। हिंदुस्तान के जांबाजों की खासियत है उनका जज्बा, देश पर मर मिटने की हसरत। इसीलिए हथियार, रणनीति और अभ्यास से परे भारतीय स्पेशल फोर्सेस का दुनिया में अलग ही रुतबा है। शौर्यम, समर्पणम, सुरक्षणम, ये नारा है हमारे देश की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का।
उनकी प्रतिबद्धता तो इस नारे से साफ साफ झलकती है। उनके गुण हम आपको बताते हैं। मुमकिन है इन तस्वीरों में आप केवल प्रधानमंत्री को देख रहे हो, उनकी बातें सुन रहे हो, इस बात से बेखबर कि ऐसी हर तस्वीर में चंद चेहरे नेपथ्य में गुम रहते हैं, लेकिन गायब रहते हुए भी उनकी आंखें भीड़ को चीरती हैं। भाषण और नारों के शोर में उनके कान एक तिनके की आहट को भी सुन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी, एसपीजी पूरे देश में कहीं भी जाते हैं, बाहर भी उसमें एसपीजी लेती है। इनके पास भी हथियार एनएसजी की तरह स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है जिसकी जिम्मेदारी है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की सुरक्षा। मौजूदा पीएम के साथ साथ ये पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार वालों की सुरक्षा में भी मुस्तैद रहते हैं। इनके काम में इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, खतरे का सही आकलन और सुरक्षा शामिल है। इन पर भारत सरकार का सीधा नियंत्रण है। दरअसल 1981 तक पीएम की सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट के पास था, लेकिन इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस काम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को खड़ा किया। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद स्थिति का फिर आकलन हुआ और 1988 में एसपीजी का गठन किया गया। उस वक्त एसपीजी की खास जिम्मेदारी थी प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सुरक्षा, जिन पर कई ओर से खतरा था। लेकिन जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे तो एसपीजी की सुरक्षा हटा ली गई, पर उनकी जिंदगी से खतरा टला नहीं था। 1991 में उनकी हत्या कर दी गई। उस हादसे के बाद यह तय किया गया कि पद छोड़ने के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्रियों को एसपीजी सुरक्षा दी जाएगी। प्रधानमंत्री के अलावा वीआईपी सुरक्षा में बड़ी भूमिका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी की होती है। इन्हें इनके पहनावे की वजह से ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। एनएसजी हिंदुस्तान की प्रमुख काउंटर टेरर फोर्स है। एनएसजी को हर उस ऑपरेशन के लिए फौरन तैनात किया जाता है जहां खतरा बड़ा होता है। ये एक मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 60% आर्मी है और 40% अपनी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है। मैं खुद रहा हूँ आईजी ट्रेनिंग एनएसजी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे एनएसजी कमांडोज, ब्लैक कैट कमांडोज अमेरिका या बाकी इजराइल किसी भी कमांडो से कम नहीं है। एनएसजी गृह मंत्रालय के अधीन है। इसका गठन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद किया गया था, ताकि एक ऐसे फोर्स को तैयार किया जाए जो न्यूनतम नुकसान के साथ ऑपरेशन को अंजाम दे पाए। 26/11 के ऑपरेशन में एनएसजी की बड़ी भूमिका थी। एनएसजी की चयन प्रक्रिया इतनी कठिन है कि 70 से 80% शुरुआत में ही छंट जाते हैं। हालांकि ट्रेनिंग और चयन के कड़े मापदंड हिंदुस्तान में हर स्पेशल फोर्स में नजर आते हैं, इसीलिए भारत के मुकाबले शायद ही कोई और दिखता है। जरूरत इतनी है कि वक्त वक्त पर स्पेशल फोर्सेस की जरूरतों, उनकी ट्रेनिंग और हथियार की भी पड़ताल होती रहे। भारत आतंकियों के निशाने पर हमेशा रहता है। तैयारी में कोताही की गुंजाइश नहीं। हिंदुस्तान के जांबाज बहादुरी के मामले में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हें सुविधाएं भी सर्वश्रेष्ठ ही मिलनी चाहिए। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।